डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा उपलब्ध करवाऊंगा। इस चैनल पर आपको 10वीं की सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा। यह हमारी पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के इतिहास विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दोस्तों, जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले आप एक गोल सेट करें, एक लक्ष्य सेट करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारा दिन आप मेहनत करें। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कहा जाता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आज का आपका प्रथम पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति लगाव, देश से प्रेम होना ही राष्ट्रवाद है और इसका विकास। चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसका जन्म कहां हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कोर्सिका में। कहां हुआ था? कोर्सिका में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1769, 1769 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति में यह सेनापति भी रह चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट 22 जून 1815 में सम्राट भी बना था और अंततः 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो हुआ था सेडोन में। कहां हुआ था? सेडोन में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की हार हो गई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हो गई थी। इसमें 17,000 से अधिक सैनिक फ्रांस के मारे गए थे और इसी युद्ध के बाद एक संधि हुआ जिसे हम फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की 1871 में, यानी 1871 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था? मेटरनिक ने। तो मेटरनिक आया। मेटरनिक का जन्म कहां हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है? वियना है। कहां है? वियना है। इसका जन्म कब हुआ था? 1773 में हुआ था। 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर भी बना था, यानी कि प्रधानमंत्री। कब बना था? 1809 में, 1809 में। और अंततः इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी मेटरनिक की? 1859 में, 1859 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से जो है नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी का जन्म कहां हुआ था? तो यह हुआ था नीस में। कहां हुआ था? नीस में। कब हुआ था? 1807 में हुआ था। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती दल का भी गठन किया था। गैरिबाल्डी ने ही कार्बोनरी संगठन बनाया था। गैरिबाल्डी की मृत्यु 1882, 1882 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद, पराजय के बाद, वियना सम्मेलन के निर्णय अनुसार फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश की निरंकुश शासन की स्थापना की गई थी और लुई 16वें के बाद लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी आपका 1804 में। नेपोलियन संहिता तो क्या था? यह नेपोलियन संहिता में जो है बुजुर्गा वर्ग के लाभ पर, हित पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। कहा जाता है इसमें कि बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून इसमें नहीं दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो है आपका
कौन नहीं था? तो अब बता दीजिए, इसमें जर्मनी शामिल नहीं था। 1814 से जून 1815 को वियना में यह सम्मेलन हुआ था। यूरोपीय देशों के राजदूतों का यह एक सम्मेलन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसका? ऑस्ट्रिया का। मेटरनिक का जन्म अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चंस में 1773 में हुआ। कब हुआ? 1773 में। कहां हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। 1815 से 1848 तक के काल को जो है मेटरनिक युग कहते हैं। 1809 में यह ऑस्ट्रिया का चांसलर भी बना और अंततः मेटरनिक की मृत्यु 1859 में हो गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने दिया था? तो यह दिया था रूस ने। किसने? रूस ने दिया था। पवित्र संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय के बाद 26 सितंबर 1815 को रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा के राजाओं ने मिलकर की थी। इसमें रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम की अग्रणी भूमिका थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यह हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। हमने आपके पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1871 में, 1871 में। पढ़ते हैं इसके बारे में। मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों प्रसा, बवेरिया, सैक्सोनी को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जर्मनी का एकीकरण है। इसके पहले यह भूभाग 39 राज्यों में बटा हुआ था, 39 खंडों में बटा हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो इन्होंने 3 युद्ध किया था। बिस्मार्क का पूरा नाम ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क है। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। इसकी मृत्यु 30 जुलाई 1898 को हुआ था। जर्मन साम्राज्य का प्रथम यह चांसलर भी बना था। तत्कालीन यूरोप का यह राजनेता भी था। यह बिस्मार्क ऑटो फोन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नव वेल्फ आंदोलन कहां हुआ था? तो यह हुआ था इटली में। कहां हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो यह बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क 1832 में ऑस्ट्रिया का चांसलर भी बना था। इसने कूटनीतिक, राजनीतिक और समझबूझ के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण भी पूरा किया। 1870 में जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने कही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तुर्की को। यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर बना हुआ है यह। इस देश का कुछ भाग यूरोप में और अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, इसलिए इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज भी कहा जाता है? हर एक क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका या तो कहीं ना कहीं पूछा गया 10th में या फिर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि। जी हां, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका 1871 में। कब हुई थी? 1871 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह यूरोप के अंतर्गत आते हैं। कौन महादेश? यूरोप। यूरोप पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों, जी हां, जो 7 महाद्वीप है उसमें से यह एक है। यूरोप एशिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया वस्तुतः यूरेशिया का ही एक खंड है और यूरोप यूरेशिया का सबसे पश्चिमी प्रायद्वीपीय खंड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वियना सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था। वियना की कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक ने की थी। चार्ल्स अल्बर्ट न्यू में से कहां का शासक था? सर्डिनिया पिडमाउंट का था। कहां का था? सर्डिनिया पिडमाउंट का था। जन्म 2 अक्टूबर 1798 में हुआ था। जन्म 2 अक्टूबर 1798 में हुआ था। इसकी मृत्यु 28 जुलाई 1849 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19
1929 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यह हुई थी यूनान के साथ। किसके साथ हुई थी? यूनान के साथ हुई थी। एड्रियन लोगों की संधि, जिसे एडीने की संधि भी कहा जाता है, ने रूस और तुर्क साम्राज्य के बीच 1828 से 29 के रूसो तुर्की युद्ध के निष्कर्ष निकाला। 14 सितंबर 1829 को रूस और तुर्क साम्राज्य का हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काबूर। जी हां, काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। इटली के एकीकरण में यह प्रमुख नेता था। इटली के एकीकरण के बाद वह इटली का प्रधानमंत्री भी बना, किंतु केवल 3 माह के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जीवन के प्रारंभिक काल में ही वह उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था और निरंकुशता तथा धार्मिक कट्टरता से वह घृणा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। गर्म जल की सबसे बड़ी झील जो है वह हेविज झील हंगरी में ही है। हंगरी की राजभाषा क्या है? हंगेरियन है। क्या है? हंगेरियन यानी कि मैग्यार। क्वेश्चन नंबर 22 यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था मेजनी ने। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का जन्म 22 जून 1807 को हुआ। इसकी मृत्यु 10 मार्च 1872 को हुआ था। इटली का यह राजनेता, पत्रकार और एकीकरण के कार्यकर्ता थे। लाला लाजपत राय ने मैत्सिनी की प्रसिद्ध रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में भी अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो यह किया था आपका मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो यह मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है जोल्वेराइन की स्थापना किसने की? तो किया था परसा ने। किसने किया था? परसा ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के पीछे परसा का बहुत बड़ा हाथ था। किसका? परसा का। और आज का आखिरी प्रश्न है 25 यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यह हुई थी तुर्की की। किसकी? तुर्की की। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था। इस युद्ध की शुरुआत 1821 में हुई थी। कस्तुनतुनिया की संधि के अनुसार यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए, इससे बाहर आने वाले एग्जामों में 10वीं की जब एग्जाम होगी तो उससे बाहर नहीं आएगा। यदि प्रथम पाठ के प्रश्नों को पूछा जाएगा तो इसी क्वेश्चंस में से ही पूछा जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।